अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। माजरत खा सबसे पहले तो तमाम लोगों से और अपने से भी। क्योंकि इम्कानात यही थे ना कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी, लेकिन वो देखिए सामने कैमरा देखिए और हाथ हिला दीजिए, बिल्कुल वही हुआ है हमारे साथ। हाँ, तो सज्जी दिखा के खब्बी मारना इसे कहते हैं। वैसे ये कैसे हुआ, ये बड़ी अजीब बात है। खास तौर पे अगर देखा जाए कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें मुसलसल नीचे जा रही हैं, तो हमारे यहाँ उल्टा क्यों होता है और क्यों हुआ? ऐसा ही हो रहा है। मतलब इसकी एक तौजी, इसकी एक वजह तो सामने आनी चाहिए। मुख्तलिफ वजूहात अब तक बताई जा रही हैं कि जनाब हमारा जो स्टॉक होता है वो 30 दिन का होता है, तो ये 30 दिन पुरानी खरीदारी के तेल की कीमत है जिसका नफाज आज किया गया है, क्योंकि अभी तो कीमतें तकरीबन 5% पेट्रोल की आलमी मंडी में कम हुई हैं। और अभी आपको बता दें कि $92.78 फी बैरल की सतह पर ये पहुंच गई हैं, जबकि अमेरिका में खाम तेल $87 फी बैरल पर आ गया है। लेकिन हम अपनी बात करते हैं, छोड़ दें सब कुछ। हमारे यहाँ क्या हुआ है जी, पेट्रोल की कीमत में ₹6.72 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। और अगर आपको दोबारा से, क्योंकि एकदम शौक में चले गए होंगे ना नाश्ता करते करते लोग कि हो क्या रहा है, तो दोबारा बताते हैं आपको कि फ़ी लीटर इजाफा जो हुआ है वो है ₹6.72। तो मुझे लगता है कि ये बाकायदा प्लान बनाते हैं, जहां हुकूमती राय आमा हमवार होने लगती है, यानी कि लोगों को लगता है कि शायद अब हालात ठीक हो रहे हैं, जैसा कि रुपए की कदर से जाहिर भी है। हमारा रुपया स्टेबलाइज हो रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर। वहीं एक ऐसा हमला किया जाता है, जैसा ये किया गया कि लोग फिर से मजबूर हो जाएं एहतजाज करने पर, आवाज़ उठाने पर और सवाल करने पर कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। मतलब ताजरों पे रिलीफ देने के लिए, ताजरों को रिलीफ देने के लिए तो रिव्यू हो जाते हैं तमाम मामलात। ये कह दिया जाता है कि गलती हो गई थी हमसे, छोटे ताजरों पर बोझ पड़ रहा है। फोन कॉल भी काफी होती है उस सिलसिले में, लेकिन वो ट्वीट बाय द वे पेट्रोल के मामले पे भी आ गई है। पहले मुझे एक्चुअली लगा कोई पैरोडी अकाउंट है, लेकिन नहीं, वो हकीकत पर मबनी एक अकाउंट था। मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट किया कि हम इस फैसले की तायद नहीं करते, और मियां नवाज शरीफ मीटिंग छोड़ के चले गए। एक सेकंड, सॉरी। बॉटम लाइन ये, और ये पिछले हफ्ते हमने ये भी कहा था कि काबीना का साइज देखें जरा हमारी, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी और की क्यों कंपैरिजन दें। अपने अखराजात कम करने नहीं है, बाकी सारे अवाम पे बोझ डाल दो। मतलब खुद कुछ करें और कुछ रिलीफ दें। अब दुनिया में अब यूक्रेन, रूस और इस किस्म के ये बहाने नहीं चलने वाले, क्योंकि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद तेल कम तरीन सतह पर है इस वक्त, तो लिहाजा वो बहाना भी नहीं चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी Any excuse will work। तो पता है क्या, लिटरली एक मज़ा खेज सूरत हाल है। हमने नून में से शीन निकलने की बातें तो सुनी थी, लेकिन लिटरली कल की मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट पढ़ के मुझे एकदम धचका लगा और एहसास हुआ कि कहीं ये ओवरऑल नून तो नहीं निकल गया और शीन रह गया है। मतलब शीन ने निकलना था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नून निकल गया। क्योंकि नून निकलने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस बात की तायद नहीं करते, बिल्कुल अवाम पर बोझ पड़ा है। और मियाँ साहब तो बड़े बरहम हैं एज इन उन्होंने जो किया, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट के बकौल अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो इस फैसले में मैं कम से कम शामिल नहीं हूँ। मियाँ नवाज शरीफ का ये कहना है, और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। अगर वो मीटिंग छोड़कर मतलब फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। मतलब आप छोड़ के जाए या कुछ भी करके जाए, हम पे तो बोझ आ गया ना। तो लिहाजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी हालिया दिनों में आपको बताएं कि कहते चले आ रहे हैं कि तेल की कम कीमतों का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। अभी हमने सारी आपको एक फहरिस्त दी है कि किस तरह नहीं ग्लोबली तेल की कीमतें कम हो रही हैं। वजह क्या हुई है, इसको आके एक्सप्लेन करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो ग्लोबली कीमतें कम हुई हैं, इसको कब तक आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन। अगर ये आपने कीमतें बढ़ाई हुई हैं तो मजीद कितने दिन ये बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्लीज एक्सप्लेन दैट टू अस, बताएं हमें आके कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। ₹6.72 फी लीटर इजाफा पेट्रोल में हो चुका है एज वी स्पीक। गुड मॉर्निंग आपकी हो चुकी है, तो लिहाजा हमने आपको ये बता दिया। और हुकूमत ने आज से पेट्रोल की कीमत में इजाफा, और डीजल की बाय द वे, डीजल की मामूली सी कीमत बहुत ज्यादा हो गई है, बता रहा हूं, बर्दाश्त नहीं होगी वो। नहीं, बस ये हो चुका है ना, अब क्या कर सकते हैं। तो पेट्रोल की कीमत अब हो चुकी है क्या जनाब, हो गई है ये ₹233.91, और हाई स्पीड डीजल की कीमत में हुई है 51 पैसे की कमी। मैंने बताया था बहुत ज्यादा बोझ नहीं बर्दाश्त तो बोला भी नहीं जा रहा।
तो बोलो, बस मट्टी के तेल में भी ऑलमोस्ट 1 रुपए पता नहीं कितनी कमी हुई है। सो ये कमी हुई है। और जो अच्छा, मट्टी के तेल में कमी हो गई। हाँ, मट्टी के तेल और लाइट डीजल पे भी कमी हुई है, चंद पैसे। सो जो इजाफा हुआ है वो भी हमने आपको बता दिया। लेकिन सीरियसली ज़रा बताएं हमें आके कि अवाम को कब तक ये रिलीफ पहुंचाया जाएगा। आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उनमें कम तरीन सतह पे हैं जब से यूक्रेन रशिया तनाज़ा शुरू हुआ है। कब तक आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाएगा? बिकॉज लिटरली हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद इस मरतबा कीमतें कम की जाएंगी और सब ने यही माइंड बनाया हुआ था, लेकिन अचानक से किसी ने चूटी वंडी चोटी और क्या वो होता है? चुटकी काटी। अच्छा, चुटकी काटिया। अच्छा, अब देखना ये है कि नाराज तो हो गए हैं वजीर आजम, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि भाई ये तो बहुत ही साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हम बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये तो आई एम नॉट इवन गोइंग टू बी अ पार्टी टू दिस। बेसिकली उनका यही कहना था। तो कितनी मीटिंग्स अब वो छोड़ते हैं इसी गुस्से में, तो ये भी देखने वाला होगा। बिकॉज ऑनेस्टली ही शुड बॉयकॉट, कि अगर अवाम पे बोझ डाला हुआ है और मैं उधर हूँ भी नहीं और ये कैसे हो सकता है, तो बॉयकॉट एवरीथिंग जब तक ये कीमतें वापस क्या बहाल वैसे ही कहाँ तक पहुँच चुकी थी। तो कुछ नीचे लाएं, कुछ फ़ायदा आवाम को दें, अदरवाइज उनको बॉयकॉट ही रहना चाहिए। you better explain that to us। और ताजरों वाले मामले पे तो फौरन मिफ्ताह साहब उड़ते हुए आए थे और तड़पते हुए उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था लिटरली, और कहा था कि जनाब ये हमसे। उसके बाद प्रोग्राम में बाकायदा ये कहा, जियो पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि भाई हमसे गलती हो गई थी और जो छोटा ताजर है उससे बर्दाश्त नहीं होगा और हम उसका एक नया मैकेनिज्म, तो वो मैकेनिज्म तो आपसे बना नहीं। अब बॉटम लाइन जो आसान तरीका था आपने वो अपना लिया। जहाँ एक्शन लेना होता है ना वहाँ इस तरह एक्शन होता है। मतलब अभी हमने खबर दी ही होती है कि क्या हुआ था, तो वापस भी ले चुके होते हैं और इस तरह ये होता है एक्शन। और अब हम देख रहे हैं कि अवाम तो मतलब वो जो गलती हुई थी ताजरों वाले मामले पे 40 अरब का इम्पैक्ट था, वो मैकेनिज्म बनाए ना। अगर आपको लग रहा है कि गली मोहल्ले में किराने वाले पे बोझ पड़ेगा, तो जो दरमियाने दर्जे के ताजर हैं, मतलब हमारी जो पॉश सोसाइटीज़ हैं उसमें गली मोहल्ले में जो बड़ी बड़े मार्ट्स खुले हुए हैं, मीडियम साइज मार्ट्स, लाखों की सेल है उनकी रोज़ाना की, ज़रा उनको टैक्स नेट में लाएं, उनके बिलों पे आप भेज सकते हैं, या फिर बिजली के यूनिट की कंजम्पशन से फैसला कर सकते हैं कि भाई ये कितनी बड़ी दुकान होगी, इसका कितना कारोबार होगा, इसको डाल सकते हैं। ये तो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब एक जो छोटी दुकान होगी उसकी दुकान में 2 बल्ब या 4 बल्ब जल रहे होंगे, उसका बिजली के बिल की यूनिट कंजम्पशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो आप उससे अखज़ कर सकते हैं कि भाई इसको नहीं लाना, हमने इसको नहीं लाना इस सर्कल में। जो मीडियम साइज ताजर होगा, एज एन जो मीडियम एंटरप्राइज होल्ड चलाता होगा, होल्ड करता होगा, उसका बिजली का बिल एक सर्टेन कैपेसिटी से ज्यादा ही होगा। सो उस पे आप ये बोझ डाल सकते हैं। यहाँ के आपने गरीब से गरीब पर भी ये बोझ डाल दिया। अब दिल तो चाह रहा है इसी का रोना रोते रहे 2 घंटे, लेकिन और भी गम है ज़माने में, तो कुछ आगे चलते हैं। बिकॉज बाकी और क्या चीज़ें हैं उस पर भी मेरा ख्याल है कि नज़र डाल दी जाए, क्योंकि कराची के माशाल्लाह जो हालात हैं ना, मैं एक बात बताऊं कि मुझे कोई आधा घंटा लगता है ऑफिस पहुंचने में अपने घर से, तो हड्डी पसली एक जोड़ हर चीज़ हिल जाती है। मतलब जो खड्डे, जो डिचेस, जो पानी के पडल्स, वो पानी जो कि बड़ी पुरानी बारिश भी हो चुकी है वो तो कभी निकले ही नहीं, उसके बाद फ्रेश बारिशें हो जाती हैं। तो हालात जो शहर के हुए ना, कराची शहर के, उस पर भी रोना आता है कि, और अपने आप पे भी रोना आता है कि यहाँ हो क्या रहा है और क्या कोई सुनने वाला है कि नहीं। कुछ आपको तस्वीरें भी मुलाहिजा फरमाएं। इफ यू आर नॉट इन कराची देख लें आप, मतलब सेंट्रल नॉर्थ कराची देख लें, साउथ कराची देख लें, कोई भी ज़िला देख लें कराची का, महंगे से महंगी लोकेलिटी, सस्ते से सस्ता प्लॉट वाला इलाका। वैसे यू नो व्हाट, विजुअली जो हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं थोड़ा सा अनफेयर है, बिकॉज हम शायद उन इलाकों की दिखा रहे हैं जहाँ से आप कहेंगे भाई इन इलाकों में तो सिचुएशन बैड ही होगी। वी शुड बी शोइंग पॉश एरियाज एंड वी विल शो यू पॉश एरियाज जहाँ एग्जैक्टली यही हालात हैं। अब कोई डिफरेंस नहीं रहा कराची में कि आप कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे, इट इज़ ऑल द सेम। मतलब अगर आप DHA केस इन पॉइंट, क्योंकि DHA तो पूरे मुल्क में है ना, तो उसका तो एक स्टैंडर्ड होता है, उसी पे हम बेस कर लें सारी बात, तो इट इज़ सो बैड कि दिल में क्या क्या ख्याल आते हैं और क्या क्या अल्फाज मतलब आते हैं और इंसान सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं। वही वाली बात है ना कि गड्ढे ही बचे हैं अब, और इसके बीच में कहीं कहीं सड़कों के पैचेस आपको छोटे छोटे नज़र आ जाते हैं और कोई हाल नहीं है। गाड़ियाँ आपकी ख़राब हो रही हैं, मैकेनिकों के पास लाइनें लगी हुई हैं। अब अगर कोई वाकई, और ये बात मजाक नहीं है, अगर किसी को वाकई जोड़ों और हड्डियों की तकलीफ है ना, तो वो तो आजकल ना ही सफ़र करे, क्योंकि लोगों को सीरियस इश्यूज हो रहे हैं। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि अगर किसी को जोड़ों की, जिनको नहीं इश्यूज उनको डेवलप हो रहे हैं,
ये नहीं कि अगर आपको पहले से होंगे तो बहुत बुरे हो जाएंगे। इफ़ यू डोंट हैव इट यू विल गेट इट, क्योंकि ये हालात हो चुके हैं। तो लिहाजा बारिशों के बाद कराची की ऑब्वियसली कोई सड़क जो है वो सलामत तो रही नहीं है, और गली मोहल्ले की सड़कें तो एक्चुअली अक्सर गायब हैं। अच्छा, शहरी क्या कह रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन कुछ शहरियों की बात हम शहरी ही तो हैं। हम तो कह ही रहे हैं ना। हाँ। लेकिन शहरी इसके अलावा, हमारे अलावा भी शहरी क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लें। कभी हम लोग के जंप टूट जाते हैं, कभी एक्सल पीछे के बेरिंग टूट जाते हैं, क्या करें। 10 मिनट हो गए हैं, सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सी गाड़ी कहाँ से गुजर रही है और वहाँ से गुजर रही है। बीच में जो है बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं, वो फिर धक्के लगा के तब जाके वो जाती हैं। देख लिया आपने? अच्छा, ये देख लिया आपने कि कौन सी गाड़ी किस रूट से जा रही है। पहले होता था ना, वैसे पता करते थे जी कितने में जाएंगे और कितने लोग हैं, ऑल दैट। नहीं, आपका रूट क्या है, रूट नहीं तो होगा, सड़क के किस कोने से किस कोने मतलब से ये तो हम गुजरोगे। सारे करते हैं ना। आपको पता है, ये आधी सड़क अगर टूटी हुई है, मतलब 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं, तो कोना शायद एक ऐसा हो जिसमें हाँ 2 टायर गुजरने की जगह हो, तो सभी की कोशिश होती है कि उसी पैच पे से गाड़ी गुजारें। अभी आते हुए किया हम सब ने, मैंने किया है। और जो फिर ये करते हैं। अच्छा, और फिर ड्राइवर्स भी ना बड़े वो अब एक दूसरे को देखना स्टार्ट हो जाते हैं कि पहले तू जा तो मैं देखता हूँ कि ये किस तरह गुजरेगा, और उसके बाद उसको असेस करेंगे और फिर लगेगा कि नहीं ये फिर तो वो बिल्कुल स्पीड नहीं का है। तयन करेंगे कि हाँ मतलब लिटरली नाप तोल के अब आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। और ऑफ कोर्स अगर आपने किसी डेस्टिनेशन पे अपने पहुंचना है तो उसका टाइम भी ठीक ठाक खुला टाइम आप लेके जाएं, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको क्या डिटूर्स लेने पड़ेंगे अपने आप को और अपनी गाड़ी को ये तो बचाने के लिए। और ये बाबा जी एक किस्सा हाँ, है ना, ऐसे हर रोज मुतअद्दिद वाक़यात मुख्तलिफ शाहराहों, गलियों, सड़कों पे हो रहे हैं। क्योंकि कल भी आपको पता है बारिश होती रही है, फिर होता क्या है कि वो गड्ढे जो हैं वो पानी से भर जाते हैं। अब सूखे होते हैं तो नजर आ जाते हैं ना, गीले होते हैं, बारिश होती है तो पानी से भर जाते हैं, फिर नजर ही नहीं आते कि कहाँ खड़ा है, कहाँ सड़क है। दैट यू सॉ इज अ वेरी कॉमन साइट। ये तो आप देख ही रहे थे, अच्छा, तो कैमरे में कैप्चर हो गया है। जरा सड़कों की मरम्मत के हवाले से पहले तो आपको हाँ ये भी सुन लें, और ये बात इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से एक और बारिशों का नया स्पेल जो है वो शुरू हो रहा है। बाय द वे, जस्ट लेटिंग यू नो। जी, सीएम सिंध। हमारी काबीना ने पिछली मीटिंग में इमीडिएटली बगैर किसी बात की ये कहा था कि 1 अरब रुपए इमीडिएटली रिलीज़ करें केएमसी को, ताकि वो पैच वर्क और सड़कों की हालत बेहतर कर सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा प्लान है कि तकरीबन 10 अरब रुपए हम रिहेबिलिटेशन के लिए अरेंज कर रहे हैं ताकि हम खर्च कर सकें। कहो कुछ नहीं, क्या कहें, बस छोड़े बस। मतलब इस पे हम क्या कहें, हमारी मजाल। अच्छा, बन भी जाएंगी, मतलब हर दफ़ा यही होता है, बन भी जाती हैं सड़कें, लेकिन फिर वो एक बारिश क्या आधी बारिश की मार होती हैं। ये कैसी सड़कें हैं, ये कैसा मटीरियल है, या तो एक्चुअली बेसिक डिफॉल्ट मतलब फॉल्ट ये है कि यहाँ पे निज़ाम ही नहीं है, निकासी है आपका। जब निज़ाम ही नहीं है और पानी खड़ा रहेगा तो सड़क बह जाएगी। मतलब अभी आप 2 हफ्ते पहले मैं लाहौर से आया था और 1 दिन के लिए गया था, वहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पे सड़कों पे घूमने का इत्तेफाक। सर्टनली आप जा रहे हैं तो घूमेंगे ही, और शदीद बारिशों का सीज़न चल रहा था वहाँ भी, लेकिन क्या वहाँ पे ये नहीं होता। और पाकिस्तान के किसी और शहर में ये नहीं होता जो कराची, एज इन किसी बड़े शहर में ये सूरत हाल नहीं होती जो कराची में होती है। टेम्परामेंटली जो इश्यूज पैदा हो रहे हैं ना, मतलब एक रोड रेज तो एक अखीर लेवल का हो चुका है, टेंशन अलहदा है, एक मेंटल एगनी जो है उसको भी आप बीच में डाल दें। दीज आर ऑल रियल सिम्टम्स। ये सारी ये असल चीज़ें हैं जो आजकल जो हालात हैं उनकी वजह से हो रही हैं, और हालात भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात। कुछ तो चीज़ें आपकी आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं ना, तो इंसान डील कर लेता है, बट वाई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसा है। मतलब ये कौन सी एक ही रोड है जिसको बार बार बना देते हैं और बाकी शहर छोड़ देते हैं, या फिर ये किस मटीरियल से बनाते हैं। दुनिया में बारिशें होती हैं भाई, इट्स नॉट जस्ट कि कराची में 2 दिन की बारिश होगी या फिर अनप्रेसिडेंटेड 1 महीना चल पड़ा, सालों साल बारिश होती है, सड़कें इस तरह नहीं टूटती। तो सीख लें। अब दोबारा जो बनाने के लिए मैन पावर लगा रहे हैं, पैसे अगर लगा ही रहे हैं, तो डू समथिंग दैट इज सस्टेनेबल, दैट स्टेज फॉर अ वाइल, जिससे हमारा जो गुस्सा है आवाम का वो अब ना निकले ना। अच्छा, लाहौर में हमारे दोस्त ना लिबर्टी चौक पे, आपको पता है उन्हें जमा होने का बड़ा शौक है और वो होते हैं। हो आप जरा कराची तो आए और आप देखिए, जरा आप देखिए, आप आए कराची, आप सिर्फ आधा दिन 1 दिन गुजारें यहाँ पे,
और आप देखिए फिर आप किस जन्नत में रहते हैं, और ये जन्नत थी नहीं, ये डेवलप की गई है आपके लिए। अच्छा, फिर सारे मेयर्स वगैरह भी जो हमारे आ चुके हैं ना, तो उनसे भी हम यही पूछते हैं, उनके तो बेचारों के पास कभी कोई इख्तियार हुआ ही नहीं, लेकिन कभी देखा करें इलेक्शंस किस तरह लड़ते हैं। ओहो, जैसे कि मतलब कि ये कोई एम्पररशिप मिलने वाली है, उसके लिए लड़ाई हो रही होती है, लेकिन जब आ जाते हैं तो उसके बाद हाथ पे हाथ, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस बात पे भी और ये तकलीफ सारे कोई कहते हैं ना पीपल्स पार्टी, भाई पीपल्स पार्टी तो है ही इसमें हिस्सेदार, MQM भी इसमें हिस्सेदार है। आपको पता है इस शहर का मैंडेट उन्हीं के पास था, इस शहर में उन्होंने उस शहर में राज किया है उन्होंने। इस शहर में आधी फ़ोन कॉल पे उनके कहने से शहर बंद होता था, खुलता था। करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। खैर, अच्छा, एक सवाल हमारे पास एक सवाल है और मुख्तलिफ लोग हैं। जी, सवाल बताएं जल्दी। जनाब, सवाल ये है कि बारिशों के बाद सर्टनली कराची में कोई भी सड़क कहलाने के लायक तो रही नहीं है। आप लोगों को शहरी हुकूमत मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले का कोई हल सोच सकते थे, नहीं सोचा। लेकिन अब अगर ये सिलसिला शुरू हुआ, एज़ एन अब मौका मिला, तो कैसे करेंगे ये मसला हल और कब तक करेंगे? ये सवाल सबसे पहले हमने किया है MQM के ख्वाजा इजहार से, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो रोज़ अव्वल से ही, जब 2008 का बल्दियाती इंतख़ाबात जो दौरानिया ख़त्म हुआ था, तो हम तो पूरे पाकिस्तान में ताकतवर बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने के ख्वाह हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन न सिर्फ हम जीते, बल्कि पूरे पाकिस्तान की क़ियादत को भी एहसास दिलाया बज़रिए मुआहदा कि ये हर सूबे में ये निज़ाम होना चाहिए। यकीनन सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाह है, पानी आ नहीं रहा। तो ये बहुत मामूली सी बात है कि आप माहाना सीवरेज का पानी का बिल लेते हैं, माहाना इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लेते हैं, इस पे तो मुस्तकिल रिपेयर मेंटेनेंस होती रहनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से 14 साल हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रियलाइज़ नहीं किया कि ये मेगा एक सड़क बना दें और वो एक बारिश के बाद वो सड़क टूट जाए, या ज़रा सा उसमें सीवरेज का काम ना जो कराना था वो ना कराया और ऊपर पूरी कारपेटिंग कर दी, तो आखिरकार वो सड़क तबाह होगी। और फिर जो हेवी ड्यूटी ट्रैफिक हमारे जिन सड़कों पर है, ख़ास तौर पे साइट एरिया की तरफ है या इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ है, वो तो रोड उस मैयार पर ही नहीं बनती है। मैं समझता हूँ MQM अगर ताकतवर बल्दियाती निज़ाम आता है तो मेरा ख्याल है MQM न सिर्फ इस ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देगी और मजबूत एक बैनुल अक़वामी तर्ज की सड़कें उसकी तामीर करेगी। और हम ये समझते हैं कि इस तामीर और तरक्की में जो करप्शन और जो कमीशन की राह है वो उसको जो है ना ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये कमीशन जो है ना, ये माफिया, ये जब तक बीच में से नहीं हटेगी, जब तक एक क्वालिटी वर्क नहीं हो सकता। तो आखिर में सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि एक ताकतवर बल्दियाती निज़ाम, मुकम्मल सियासी माली खुदमुख्तारी ही इस मुल्क के मसाइल का हल है। चलिए, ताकतवर बल्दियाती निज़ाम सर्टनली मसाइल का हल हो सकता है, लेकिन इससे पहले भी आपको पता है लोकल गवर्नमेंट की सतह पे MQM का हिस्सा रहा है कराची में। प्रिंसिपल, अगर हमारा कोई मास्टर्स का कोई थीसिस होता तो उसमें एक चीज़ सही कही है आपने, और ऐसा ही होना चाहिए, और बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतर होना चाहिए। सड़कों के नीचे बेस ठीक करें तो उसके बाद सड़क और बनाएं। लोगों को आपकी बात पे यकीन भी होना चाहिए कि आप अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, लेकिन लोग कैसे यकीन करें? मतलब बातें तो सारी सही हैं, उसके टॉप मार्क्स हैं, लेकिन करना किसने? ये सवाल है बिल्कुल। और सवाल दोबारा ही हम करेंगे, ख्वाजा इजहार ने तो हमें बता दिया, तो अब ज़रा मूविंग ऑन और पता करते हैं, यही पर्सपेक्टिव लेते हैं उनका क्या हाल है कि हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी के सवाल उनके सामने भी ये रखा है कि बारिशों के बाद कराची की कोई भी सड़क कहलाने के लायक है या नहीं। हमें तो वैसे इसका जवाब पता है, लेकिन बाकियों से पूछते हैं। और अगर ऑब्वियसली इनको शहरी हुकूमत मिले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले को हल कैसे किया जाएगा। ओवर टू हाफिज़ नईम साहब। सबसे अहम बात ये होती है कि आप जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड़ी से लेकर फाइनली एसफाल्ट या बिटुमेन आप उसे कह लें या तारकोल कह लें, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। उससे पहले आपने प्रॉपर सिस्टम पानी की निकासी का बनाया है कि नहीं बनाया है, सीवरेज का पानी तो उसमें शामिल होगा कि नहीं होगा। ये सारे सवालात किसी भी सड़क को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि सड़कों की तामीर में भी और पैच वर्किंग में भी जो इस वक्त की गई, उस पैच वर्किंग में भी इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। क्वालिटी भी सही नहीं होती और क्वांटिटी भी सही नहीं होती, जिसके नतीजे में बारिश में सड़कें बह जाती हैं। हमारा सवाल तो ये है ना
कि ये जो इतना हज़ारों अरब रुपए का तरक्याती बजट सूबा सिंध का गुज़िश्ता 14-15 साल का है, वो कहाँ चला गया, वो करप्शन की नज़र क्यों हुआ, और फिर इस दौरान में इनके बहुत सारे पार्टनर भी रहे। फिर इसी तरह पिछले दिनों MNAs और MPA के फंड जो है इस्तेमाल हुए। हमने तो देखा झंडे लगा लगा के लोग गलियों में और सड़कों के ऊपर बना रहे थे, कोई पीपल्स पार्टी का झंडा लगा रहा है, कोई PTI का झंडा लगा रहा है, कोई MQM का झंडा लगा रहा है और काम कर रहा है। लेकिन पहली बारिश में ये झंडों समेत ही मेरे ख्याल उड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और इस वक्त जितने बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, गंदा पानी, गिलाजत के ढेर मौजूद हैं, लोग गिर रहे हैं, रोज़ मोटरसाइकिलें गिर रही हैं, रिक्शे गिर रहे हैं, कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तो है ही नहीं। तो पूरा शहर इस वक्त जो है तबाहाली का शिकार है। ये इन लोगों की वजह से है कि जो इस करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हुए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हम कैसे ठीक करेंगे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब नेमतुल्लाह खान साहब इस शहर के सिटी नाजिम बने थे तो कमोबेश यही सूरत हाल थी। हमने इस पूरी सूरत हाल को एड्रेस किया था। हमने फौरी तौर पर जो है वो पैच वर्किंग का काम किया था और उसके लिए पूरा एक प्लान चेकआउट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो टीम भी मौजूद है और नई टीम भी मौजूद है जिसने पहले ही इस पूरे काम को जो है वो समझा हुआ है कि कितने दिन में किस काम को करना है। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी जिसमें हम 2 से 3 महीने में इंशाअल्लाह इस शहर को मोटरेबल बनाएंगे, ताकि कम से कम जो है वो गाड़ियाँ चलना तो शुरू हो, लोग गढ़ों में गिरें तो नहीं। फिर उसके साथ साथ हमारा पूरा प्लान है कि सीवरेज का वो सारा फरसूदा काम जो निचली सतह से लेकर ऊपर की सतह तक का काम है, ख़राब हुआ है, उसको दुरुस्त किया जाएगा। तमाम चीज़ों पर भी इंशाअल्लाह ताला हमने ना सिर्फ वर्किंग की हुई है बल्कि जमात इस्लामी ही इस बात की कैपेसिटी रखती है, कैपेबिलिटी रखती है कि इंशाअल्लाह ताला हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और करेंगे। चलें, हाँ, नेक तमन्नाएं। अगर आपको मौका मिला तो प्लान तो इट सीम्स लाइक कि आपके पास हैं। हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो अच्छे हैं सारों के पास। तो और पाक सरजमीन पार्टी, आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल साहब वो पहले भी इस शहर को डिलीवर कर चुके हैं। तो अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हमने यही सवाल किया कि उनको अगर मौका मिलेगा तो वो क्या करेंगे इस शहर की बेहतरी के लिए, पर्टिकुलरली अभी जो हालात हैं, मतलब शहर क्या खंडर का मंजर पेश कर रहा है ये शहर। तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हालिया बारिशें हुई हैं, जब भी बारिशें होती हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, एक होता है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अच्छा, अब छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं और ये छोटे छोटे जो गड्ढे पड़ते हैं, और पर्टिकुलरली अगर आप जैसे मैं अब क्या मिसाल दूं आपको, कौन सी ऐसी सड़क है, सड़कें गिनवाना शुरू करूंगा तो फिर तो ये चैप्टर क्लोज ही कभी नहीं होगा। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं आपको कि बहुत सारी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ एक गड्ढा होने की वजह से जो है पूरा ट्रैफिक जैम होता है। अच्छा, वो गड्ढा भी ऐसा होता है कि वो कोई इतना बड़ा गड्ढा नहीं है, उसको जो है आई मीन यू कैन शॉर्ट टर्म पे, हमें भी पता है कि अगली बारिश होगी तो उसमें बह जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपके पास अगर कोई चीज़ है, कोई आपके पास जो क्या कहते हैं डामर और जो कुछ भी वट एवर इट इज़, जो फिलिंग्स हैं, आप फिलिंग्स कर दें और ट्रैफिक को तो कम से कम स्मूथली रवाना होने दें। आप अपना पैसा बचाने के, अच्छा इट हैज़ नो कॉस्ट, आई एम टेलिंग यू, इट हैज़ नो कॉस्ट। आप अपना पैसा बचाने के चक्कर में, इस चक्कर में नहीं जाते। आप इन छोटे छोटे गड्ढों को आप भर दें। अंडरपास एक कोई मुझे जाके जो है ना, कोई कैमरामैन जाके दिखा दे किसी अंडरपास से गुजर के गड्ढे, यार उसको भर दें खुदा के वास्ते, और किसी चीज़ से नहीं तो रेती से भर दें। लेकिन इट विल गिव कन्वीनियंस टू द पीपल ऑफ कराची। कराची के लोगों को इससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। उसके बाद जब बारिशें ख़त्म होंगी, आपने अगर रिपेयर वर्क्स करना है जो कि आपकी नीयत में शामिल है तो आप करें, नहीं है तो फिर इसी तरीके से जिस तरह आपने 14-15 साल गुजारे और जो है 15,000 अरब रुपए कराची के अवाम के टैक्सों के पैसे खाए हुए हैं, तो उसी तरह आप दोनों मिलकर, दो पार्टनर्स तो हैं ना आप लोग, दोनों पार्टियां जो हैं MQM और पीपल्स पार्टी मिलकर इस चीज़ को जो है एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया आपका अरशद वोरा साहब। तो ये मौक़िफ़ आ गए जनाब, बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। अब आप फैसला कर सकते हैं कि आपको किसकी बात का ज़्यादा यकीन आ रहा है और किसको आपने आजमाया हुआ है और किसको आपने माजी में आजमा के उसकी परफॉर्मेंस देखी हुई है, और कोई आपकी कौन है जो आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा अगर आपने उसे मौका भी दिया। सो यू कैन डिसाइड बल्दियाती इंतखाबात में। कुछ आपको बॉडी लैंग्वेज और बात और प्लान से भी पता चल जाता है हु इज़ द पर्सन हु रियली वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ और द पार्टी दैट वांट्स टू प्रूव देमसेल्व्स कि हम कर सकते हैं।
तो ये ज़रा असेस करें। अच्छा जी, दोबारा से पेट्रोल की कीमतों पे आ जाएं क्योंकि उसका नोहा तो हम पढ़ सकते हैं। लिटरली दिल टूटा हुआ है। और आप सोचें, एक गरीब आदमी की तकलीफ़ सोचें तो आपका जहन माउफ हो जाता है कि कैसे गुजारा होगा। 6 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। हामिद मीर साहब के एक ट्वीट के जवाब में मिफ्ता साहब ने लिखा है कि मीर साहब, हमने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की बुनियाद पे एज एन इजाफा तो हुआ है, लेकिन 1 रुपए का टैक्स इजाफी नहीं लगाया है। एग्जैक्ट मैं आपको बताती हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है, मीर साहब हमने पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया है। जो कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं सिर्फ यही ऐसी PSO अच्छा, सिर्फ PSO की ख़रीद के मुताबिक कम हुई हैं या बढ़ी हैं। सो बेसिकली हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट PSO कि जिस तरह वो ख़रीदते हैं और उनके मुताबिक कम होती हैं प्राइसेस या पे बढ़ती हैं, हम उसमें कोई एडिशन नहीं करते। बेसिकली यही कह रहे हैं। ये है अब मामला। अब आप हमें मिफ्ता साहब आके एक्सप्लेन करें कि जब आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं या हुई हैं तो उनका रिफ्लेक्शन लोकल मार्केट में कब तक आएगा? 4 दिन, 5 दिन, 1 और हफ्ता, अगर 10 PSO दिन, की ऊपर कब नीच हो रही है तो आप PSO से तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि भाई किस बिना पे आप ये कर रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मिफ्ता साहब, जरा आप हमें बताइएगा जरूर कि आपने क्यों इजाफा किया। मतलब PSO की कीमतें खरीद और फरोख्त के हवाले से आपने कहा आप तयन कर रहे हैं। ब्रेक में ना एक्चुअली यही कर रहे थे कि इतनी हेल्पलेसनेस कि अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा जी, अभी हम अच्छा, जश्न आज़ादी के सिलसिले में आपको याद ही होगा कि कल ही हम ये बात कर रहे थे कि कौमी असम्बली का फोरम जो था वो मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को दे दिया गया कि भाई तुम लोग आओ और बताओ और स्पीचें दो। एंड इट वाज अमेजिंग बिकॉज क्या क्या आइडियाज़ थे, क्या क्या कंप्लेंट्स थी, क्या सजेशंस थी और क्या कॉन्फिडेंस था हमारे बच्चों का। तो वो बहुत कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला। मानूर ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ जस्ट 10 years old और उन्होंने भी अपनी स्पीच से जनाब लोगों को हैरान कर दिया कि 10 साल की ये बच्ची, क्या इसकी डिलीवरी है, क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। स्पीच आपको इसलिए सुनाना चाहते हैं बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि इनको डिबेटर ऑफ इस्लामाबाद का टाइटल क्यों मिला ओनली एट द एज ऑफ 10। एंड ऑल्सो बिकॉज कल मैंने आपसे वादा किया था कि एक लड़की भी होनी चाहिए। कल हमने एक स्पीच जो एक लड़का है उसने दी थी, उनको इन्वाइट किया था और आज मुझे बड़ा शौक था कि भाई किसी लड़की से भी बात करनी है। तो माशाल्लाह आप जरा देखें, हैरान हो जाएंगे। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल G613 से है और मैं 6ठी जमात की तालिबा हूँ। फिजा में रंग ना हो, आँख में नमी भी ना हो, वो हर्फ क्या कि रकम हो तो रोशनी भी ना हो। जनाब स्पीकर, मिल्लत की नौ के निगहबानों और अज़्मे आली शान के पासबानों, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान अपने वजूद के 75% कॉन्फिडेंस के 100% मार्क्स तो हमने दे दिए। अच्छा, मानूर को कैसी हैं आप? भैया आप ज़बरदस्त स्पीकर हैं, ज़बरदस्त डिबेटर हैं। तो ये कब से सिलसिला शुरू हुआ? मैं तो ये हैरान हूँ कि अभी तो आप सिर्फ 10 साल की हैं, तो आपने कितने साल में आपने शुरू कर दिया था? शुरू किया? जी मैं बिल्कुल ठीक। और मैं जब 5th क्लास में थी तब मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था और तब मुझे डिबेटर ऑफ इस्लामाबाद का टाइटल मिला था। तो आपकी तैयारी कौन कराता है? ये मुझे टीचर कराती हैं, मामा कराती हैं, अब्बा कराते हैं, कौन तैयारी कराता है इतनी ज़बरदस्त? जी मेरी टीचर भी करवाती हैं और मेरी सिस्टर भी मेरी हेल्प करवाती हैं। अच्छा, तो लिखी किसने थी? चलें ये बता दें। और आपने इतने अच्छी तरह उसको मतलब परफॉर्म किया हम कहेंगे और इतना फोर्सफुली आपकी आवाज़ थी, तो क्या शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस होती है? लिखी किसने थी? क्या आपका भी कोई इसमें कंट्रीब्यूशन थी कि थोड़ा सा आपने भी लिखा हो, कुछ सजेस्ट किया हो? ये मेरी टीचर ने मुझे लिख के दी थी और बस मेरी सिस्टर मेरी प्रैक्टिस करवाती थी और टीचर दोनों की हेल्प थी। तो ये कभी ज़ाहिर है कि कभी बात चीज़ समझ भी नहीं आती ना कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। इतनी ज़बरदस्त शेर व शायरी भी कर रही थी, तो वो आप पूछती हैं सवाल कि भाई ये जो शेर है इसका मतलब क्या है, ये जो मैं कह रही हूँ इसका मतलब क्या है, या सब समझ में आ जाता है जो भी टीचर लिख के देती हैं? नहीं, कोई वर्डिंग समझ नहीं आती वो पूछ लेती हूँ और बाकी समझ लग जाती है। तो क्या आप चाहती हैं? आप सर्टनली हमारा मुस्तकबिल हैं, आप फ्यूचर हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान कैसा हो
कि महानूर को बहुत मज़ा आएगा फिर पाकिस्तान में? पाकिस्तान मतलब जो इसके जो सियासतदान हैं वो मतलब सबके बारे में सोचें और इस पाकिस्तान को बहुत आगे बढ़ाएं। How nice is बहुत that? अच्छी बात की है, हम भी एग्जैक्टली यही चाहते हैं। अपने बारे में नहीं सोचें, सबके बारे में सोचें। भाई इतनी गहरी बात कर दी है महानूर ज़ेब ने। महानूर, याद करने में कितनी देर लगी? क्योंकि मेरी ना रिटेंशन इश्यूज़ हैं, मुझसे कुछ ख़ास चीज़ें याद नहीं रहती, बल्कि एक लाइन भी याद नहीं रहती। तो किस तरह याद किया? नहीं, मैंने याद कर लिया था, फिर जब लिख के दी थी तब से स्टार्ट की, फिर प्रैक्टिस करते करते फिर खुद याद होती गई थी साथ साथ। हाँ, हो जाता है, हो जाता है। अच्छा महानूर, कोई शेर सुनाओ हमें, जो भी आपने अपनी स्पीच में, अपनी तकरीर में बहुत सारे अशार पढ़े हैं, तो कोई एक सुनाए हमें। ज़मीं से नूर आने आसमां परवाज़ कहते थे, ज़मीं से नूर आने आसमां परवाज़ कहते थे, ये खाकी जिंदातर पाइंदातर ताबिंदातर निकले। वाह 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 वाह। मतलब ये हाथों के एक्शन और जुबान का ये सही वो डिक्लेमेशन स्टाइल जो आप बता रहे थे डिबेटिंग में। सो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो माशाल्लाह महानूर, और इसी तरह आप तकरीरें करती रहें और आप पाकिस्तान का, अपने वालिदैन का, अपने स्कूल का नाम रोशन करती रहें। तो डिबेटर ऑफ इस्लामाबाद तो आप हैं ही, लेकिन डिबेटर ऑफ पाकिस्तान आप बने इंशाल्लाह, और वी हैव नो डाउट कि आप पहुंच जाएंगी वहाँ भी। बहुत बहुत शुक्रिया महानूर ज़ेब फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, आज महानूर थी, कल अली अकबर हाशमी थे हमारे साथ, और जितने भी बच्चे इसके अलावा थे, हाँ, भाई ज़बरदस्त आप लोगों के आइडियाज़ थे और ज़बरदस्त आपकी डिलीवरी थी और कॉन्फिडेंस तो माशाल्लाह। मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि सितंबर में वापस आ रहे हैं मियाँ साहब। उसके बाद एहसन इकबाल ने रात को जियो पे बैठ के कह दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो आ गए हैं पहले उनकी तो बात करें ना, वो आ गए हैं, अगले घंटे में इसकी बात करेंगे, लेकिन जो आ गए उनकी बात करें। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामी यकजहती गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हमारे अपने अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए हैं, और लाहौर एयरपोर्ट पे क्या इस्तकबाल किया गया, वो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का उनके रिश्तेदार। तो जब भी कोई बाहर से आता है ना, हमें मियां नवाज शरीफ का वापस आना याद आ जाता है। मैं बिल्कुल सोच भी नहीं रही थी, बिकॉज दिस वन हैज डन समथिंग दैट नोबडी हैज डन। सीरियसली, मतलब ये तो रिकॉर्ड तोड़ के आए हैं भाई, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ के आए कॉमनवेल्थ गेम्स का भी, तो ये बहुत बिग डील है। और वापस आए अरशद नदीम और उनके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, मद्दाहों ने भंगड़े डाले, फूल और फूल की पत्तियां, मतलब काफी उनका अच्छा इस्तेमाल किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स बल्कि इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में भी आपको पता है इन्होंने छक्के छुड़ाए थे अपने हरीफों के, मुखालिफिन के, वहाँ भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाए, वहाँ भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस पे इतना तो बनता है कि इनका वालिहाना इस्तकबाल किया जाए, और वही हुआ। ऑल्दो आपको पता है कि इनकी कोनी में इशू है, सो अब ये गेम्स हो गए हैं, तो लेट्स सी इनकी कोनी की एक सर्जरी होनी है। हाँ बिल्कुल होनी है, तो बहुत दुआएं हैं, और ताकि ये हमें जरा और गोल्ड मेडलिस्ट गोल्ड ला के दे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 अगस्त को हमारे ही प्रोग्राम में वज़ीर आला पंजाब ने कैटेगोरिकली कहा कि जनाब पंजाब में किसी से कोई बदला नहीं लेंगे। मैं तो यकीन ही नहीं करता ये बदले लेने में, कैटेगोरिकली हमने उनसे पूछा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने ये देखा कि एकदम से उनकी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, और फिर वही तकर्रर और तबादले और म्यूजिकल चेयर और वेंडेटा और बदलों की जो सियासत। 70 से जायद पुलिस वालों को मुअत्तल किया जा चुका है। पूरी आपको एक फहरिस्त हम दे देते हैं। ये उनके जियो पे दिए गए बयान के बाद हो रहा है। बिल्कुल, और ये सब वही पुलिस एहलकार हैं जो कि 25 मई को पंजाब में अमन व अमान कायम रखने में शामिल थे। हाउ आयरॉनिक इज दैट कि बिल्कुल वही वाले हैं। हालांकि अब तक कोई इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, और इसके अलावा IG पंजाब ने 18 SPs और 24 DSPs के तबादले कर दिए हैं, और SP कैंट लाहौर हमजा अमानुल्लाह एक दिन बाद ही तब्दील कर दिए गए, जबकि 4 जेल सुपरिटेंडेंट्स के तकर्रुर जो है वो भी बिल्कुल ही तबादले कर दिए गए हैं उनको भी। और परवेज़ इलाही हुकूमत में आए थे
तो सबको इंतजार था कि वो अवाम को रिलीफ देंगे, ऑब्वियसली अवाम के लिए काम करेंगे, लेकिन लगता है कि इमरान खान को खुश करने के लिए हर काम कर रहे हैं जो इमरान खान कहते हैं कि करें। हाँ, क्योंकि वो खुद तो ये पहले भी कह चुके हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन से वोट से पहले जो उनके इंटरव्यू हुए कि इमरान खान साहब को उन्होंने कहा था लेकिन ये जो कि बदलों का शौक है, और उन्होंने खुद कहा कि मुझे शौक नहीं है, लेकिन अब वो इमरान खान के शौक पूरे कर रहे हैं सीट पे बैठ के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि परसों ही उन्होंने जो हकीकी आज़ादी जलसा हुआ था उसमें कहा था कि उनका बल्कि दावा था कि महंगाई के खात्मे का नुस्खा जो है वो उनके पास मौजूद है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये भी उन्होंने कहा, मैं बताऊंगा नहीं, सीक्रेट। हम एक ऐसा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि महंगाई को आपको चंद दिनों में न सिर्फ कम करेंगे बल्कि उसको खत्म होता हुआ आप देखेंगे महंगाई को। मेरे पास है एक फार्मूला, मैं अभी नहीं बताऊंगा। अल्लाह करी के रहमत करे, मुझे लंदन जाफरी याद आ गए, मैं नहीं बताऊंगा से। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और ये भी बता दें आपको कि पंजाब हुकूमत में लिटरली ऐसा लग रहा है कि तमाम लोगों की अटेंशन और फोकस बज़ाहिर इसी पे है कि किस तरह से चुन चुन के बदले लिए जाएं। मतलब जो बात परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि लोग अल्टीमेटली बदलों का नहीं पूछेंगे, लोग ये पूछेंगे कि कारकर्दगी क्या रही है, लेकिन अब बिल्कुल हाँ, अब नहीं छुपा रहे, ऑब्वियसली सामने है। जब फैसल जावेद से इस बारे में सवाल हुआ ना तो उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। जी, पंजाब किस हैसियत में मोहम्मद इलाही के साथ उनकी गाड़ी में बैठे थे, मेरा सवाल ये है। मेरे पास वीडियो मौजूद है सर, आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा दूं। वो किस कैपेसिटी में, आप तो कहते हैं ना कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, क्या वो? अच्छा जी, अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि पंजाब की मुख्तलिफ तहसीलों की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी ठीक ठाक किस्म के तबादले हो रहे हैं, बाय द वे इफ़ यू डोंट नो। और दूसरी तरफ चुन चुन के एंटी करप्शन से मुकदमे जो हैं वो भी ख़त्म कराए, यानी शायद लगता ये है कि उनको ये फीलिंग है कि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी से करा लो जो कराना। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बरियत एक मिसाल है। सियासी मुखालिफ अता तारड़ के खिलाफ केस खोल दिया गया, उन्हें अदालत से अपनी हिफाजती जमानत लेनी पड़ी। लीगी रहनुमा राना मशहूद के घर भी छापा मारा गया, उन्हें पीटीआई रहनुमा तड़ियां भी लगा रहे हैं, सुने। अता तारड़ को कहूंगा कि अगर तू इतना दिलेर है तो अपने मुंह से बता दे कि तेरे घर का एड्रेस क्या है, अपने मुंह से। अगर छोटू तारड़ सही मर्द का बच्चा है तो फिर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि उसके घर का एड्रेस क्या है, फिर हम उसको बताएंगे कि हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। तो फिर पिम्स में आने दें, मेरा ख्याल है अडियाला जेल से, और उनका मेडिकल होने दें। अगर वाकई मारा है तो ये काबिल मजम्मत भी है, और ये मेडिकल में आएगा तो फिर इस पे सभी लोग आवाज़ भी उठाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब सीसीटीवी वीडियो आने के बाद ये कहते रहे कि ड्राइवर को मारा है, हालांकि ड्राइवर को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। उन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी ना, टाइम नहीं तो फिर ये भी उन्हें किसी ने बताया कि उन्हें बरहना करके मारा है, तो फिर काउंटर सवाल भी एक होना चाहिए कि जनाब आपके पहले भी गलत साबित हो चुके हैं बयानात और दावे, तो आप ये मेडिकल कराएं ना, कि उनके मेडिकल में तो नहीं साबित हो रहा कि उन्हें मारा है। खैर, तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया तलत साहब। पहले ज़रा पंजाब के मामलात पर तस्करा कर लेते हैं। परवेज़ इलाही साहब धड़ल्ले से कह के गए कि मैं तो यकीन ही नहीं करता बदलों की सियासत में और अवाम ने परफॉर्मेंस देखनी है, लेकिन अब वो सब कुछ वही कर रहे हैं जो वो कह रहे थे कि मैं इसमें यकीन नहीं करता। तो इमरान खान साहब की ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी कुर्सी ही अपेरेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे। जी बिल्कुल अब्दुल्ला और रोमा, थैंक यू। ये हो रहा है। इमरान खान साहब जो है वो निज़ाम के हर हिस्से को अपने मफाद के लिए और अपनी अफादियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले केपी को ऐसे इस्तेमाल करते रहे और अब पंजाब को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब ने अपनी तमाम तर जो सियासी लगाम है वो इमरान खान के हाथ में वक्ती तौर पर दी हुई है। उनको पता है कि नून लीग से उनके जिस किस्म के ताल्लुकात हैं, तो असम्बली के अंदर उनको ज़रा 11 वोटों के साथ चीफ मिनिस्टरशिप तो इमरान खान की वजह से ही मिल सकती है। तो एक तो वो यकीनन इमरान खान के बदले चुका रहे हैं। एक और काम भी हो रहा है, आपने पंजाब में इंतजामी उखाड़ पुछाड़ की बात की। सबको पता है, आप भी जानते हैं कि इस उखाड़ पुछाड़ के पीछे अपने बंदे अहम जगहों पर लगाने का जो मामला है वो बड़ा गहरा है। तो अगर इमरान खान की ख्वाहिशात की मुकम्मल तकमील नहीं भी हो रही होती, या उनकी ख्वाहिशात ये ना होती कि मेरे जो मुखालिफिन उनको तुन के रखें, अगर मैं ये लफ्ज़ चौधरी साहब का अपना ही इस्तेमाल कर पाऊँ, तो भी चौधरी साहब यही कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बंदे इंतजामिया के अंदर लगाने हैं। और तीसरा एक काम और भी हो रहा है जो अमूमन लोगों के नज़र से ओझल होता है, वो ये कि हर तकर्री के ऊपर पैसे भी चलते हैं।
नीचे से जो तकर्री करवाने वाला होता है वो भी पैसे देता है, जो मिडल मैन होता है वो भी पैसे लेता है, और जो तकर्रियां कर रहा होता है उसकी तो खैर बात तो पुराना किस्सा है तीनों काम हुआ। जी 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 जी, ये तकर्रियों के अंदर बड़े पैसे बनते हैं। अच्छा, तो ये तलत साहब ये इतना मुतमईन कैसे हैं? क्या आवाम को नज़र नहीं आ रहा कि जो हमारे इश्यूज़ हैं उससे हट के बात हो रही है? इश्यूज़ देखें अभी, मतलब कि एक महंगाई है, फिर अगर बलूचिस्तान का सैलाब भी देखें, हज़ार ऐसे और इश्यूज़ हैं जिस पे कंसंट्रेट किया जा सकता है। आवाम देख रही है कि ये इनकी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो तबादलों पे, सारे इंतकाम पे लगी हुई है, या फिर दे फील सो कॉन्फिडेंट इन देयर सक्सेस इन पंजाब कि इनको लगता है दे आर इनविंसिबल और कुछ भी किया जा सकता है। उमा, जो चौधरी साहिबान की जो सियासत है वो 2-2.5 अजला के गिर्द घूमती है। उन्होंने इस सियासत को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके 12-14 करोड़ के सूबे के ऊपर अपनी चौधराहट जमा ली है। अगर आप उनसे तवक्को करें कि वो कोई बहुत बड़े विजन के साथ काम करेंगे तो वो विजन के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी तमाम सियासत, जिससे मैंने पहले गुजारिश की, 2-2.5 अजला के गिर्द घूमती रही है और घूमती रहेगी। लिहाजा अवाम ने क्या करना है, अवाम के मसाइल क्या हैं, उनके लिए हमने क्या पॉलिसियां बनानी है, इसके दावे तो वो बहुत करेंगे, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल बेस है वो इतनी छोटी है कि वो ये ना करके भी गुजारा कर सकते हैं। देखिए, लेकिन इस मर्तबा पंजाब में हुकूमत तो पीटीआई की ही, मतलब चौधरी साहब वजीर आला जरूर है लेकिन पीटीआई की हुकूमत ही है, तो पीटीआई को इतना कॉन्फिडेंस है अपनी दोबारा से इस टेन्योर हासिल करने के बाद कि जनाब 3.5 साल तो हमने परफॉर्मेंस नहीं दी, इस 1-1.5 साल भी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं है, आगे फिर इलेक्शन जीत जाएंगे पंजाब से। इतने वो कॉन्फिडेंट हो गए आपको लगता है बाई इलेक्शन के बाद पंजाब में? जी, मुहरकात इसमें 3 है। एक तो बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद उनको लगता है कि हवा उनके मुवाफिक चल रही है। दूसरा, जो आपने अपने इब्तिदाई तज़किये के अंदर आप दोनों ने बात की कि जो मरकज की हुकूमत है उसके मसाइल इस किस्म के हैं कि पीटीआई का ख्याल है कि वो मसाइल ऑटोमेटिकली उनके एडवांटेज में तब्दील होंगे। और तीसरा, याद रखें, इमरान खान की पंजाब में सिर्फ इस हद तक दिलचस्पी है कि पंजाब उनको मरकज में प्राइम मिनिस्टर बनवा सकता है, तो वो पंजाब को भी केपी की तरह एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पंजाब कुल्ली तौर पर उनके लिए एक टूल की हैसियत रखता है। तो इमरान खान की सियासत जो है वो मरकज के गिर्द घूमती है, तो पंजाब से उनको जितनी सपोर्ट इस मरकज की सियासत करने में मिल सकती है उसको हासिल करेंगे। तो पंजाब के ऊपर ऐसा फोकस नहीं है। और जैसा मैंने पहले गुजारिश की, उनका ख्याल ये है कि मरकज की हुकूमत महंगाई की वजह से, मरकज की बात कर लेते हैं। तलत साहब, आपने देख लिया कि सज्जी दिखा के खब्बी मारी है पेट्रोल के मामले पे, कल 6 रुपए का इजाफा हो गया, फिर मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट आती है, फिर वो कहती हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ तो रुस के उठ के चले गए इजलास से। मतलब क्या हो रहा है ये इन PMLN इटसेल्फ, और आवाम के साथ तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। PMLN के अंदर जो डिबेट है वो शुरू दिन से बटी हुई है। नवाज शरीफ साहब ने इन तमाम चीजों को इंडोर्स किया, लेकिन अपनी तरफ से ये शर्त लगाई कि महंगाई नहीं होगी। एक शर्त जो नवाज शरीफ बार बार तमाम मीटिंग्स के अंदर लगाते रहे वो ये कि आपने महंगाई नहीं करनी, लेकिन अब ज़ाहिर है नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनवाने के बाद अपने भाई को जो मार्केट के डायनामिक्स है उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब वो गुस्से के इजहार के तौर पर ये कर रहे हैं कि देखें आप आने वाले दिनों में सियासी तौर पर कितना बड़ा तूफान खड़ा कर रहे हैं। मरियम नवाज का मसला ये है कि उन्होंने शुरू दिन से अपोज किया था कि मरकज में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। अब वो अपने चाचा के खिलाफ भी नहीं जा सकती, मरकज में उनकी अपनी हुकूमत भी है और अपने वालिद के व्यूज को उन्होंने डिफेंड भी करना है। तो ये जो आपको खुला तजाद नजर आता है सोहेल बड़ाइच के की इस्तिलाह में, वो इस वजह से नजर आता है कि PMLN के अंदर यकसा सोच नहीं है कि ये हुकूमत लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, वो तजाद अभी भी बरकरार है। अच्छा, अब शहबाज गिल वाले ज़रा मामले पे आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने कल कैटेगोरिकली कह दिया कि जनाब वो गलत बात थी और अब वो ज़रा दूरी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन फिर फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज गिल के साथ तो पूरी जमात खड़ी है। तो क्या होता हुआ नजर आ रहा है इस मामले पे आपको आगे? लेकिन जब उन्होंने ये बैक ट्रैक भी थोड़ा सा की है, ऑब्वियसली उन्होंने कंडेम भी कर दिया इन अ वे कि शहबाज गिल को ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाया कि बाकी लीडर्स भी बहुत कुछ कहते रहे हैं। मरियम नवाज का भी जिक्र किया, औरों की भी बात की, तो ये अपॉलॉजी भी इतनी कोई खास अपॉलॉजी टाइप लग नहीं रही थी। अपॉलॉजी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि उन्होंने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, लिहाजा अपॉलॉजी को कर ही नहीं सकते। लेकिन इतने काइयां जरूर हैं कि उनको लगता है कि शहबाज गिल को बचाते बचाते कहीं उनकी अपनी डुबकी ना लग जाए। इमरान खान ने वही किया जो जिसलिए इमरान खान मशहूर हैं
यानी जब उनको अपना आप बचाना होता है तो वो सबको डंप कर सकते हैं। वो अलीम खान को डंप कर सकते हैं, जहांगीर तरीन को डंप कर सकते हैं, फौजिया कसूरी को डंप कर सकते हैं, वो सबको डंप कर सकते हैं। तो उन्होंने अमलन कल इंटरव्यू में शहबाज गिल को डंप कर दिया। इन अ वे यू फील बैड फॉर द पर्सन। हालांकि मुझे ये कहना नहीं चाहिए जिस किस्म की उनकी जुबान है और जो जुबान वो हमारे जैसे लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहबाज गिल का मसला जाती नहीं है। वो ये तमाम बयानियां इमरान खान का लेके चल रहा था। तो अब इमरान खान जब उसको डंप कर रहे हैं तो पार्टी भले साथ खड़ी रहे। इमरान खान साहब बहरहाल शहबाज गिल के साथ में खड़े, वो अपनी जान बचा रहे हैं, इस तमाम दलिदर से निकलना चाह रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि फवाद चौधरी की जगह इमरान खान खुद जाके शहबाज गिल से मिलते। वो उनका चीफ ऑफ स्टाफ है, यानी जो सबसे करीब काम करता है इमरान खान के। लेकिन शहबाज गिल को भी पता चल रहा होगा कि इमरान खान के साथ काम करना जो है वो अपने रिस्क पे आप काम करते हैं। अच्छा हुआ तो उसका क्रेडिट ले लेंगे, अगर कोई गलत हुआ तो आपको ठुड्डे लगने देंगे। उनके साथ काम करने वालों की एक तवील मतलब उनकी कितने ही लोग हैं जो आए गए। तलत साहब आप ये बता दें, मियां नवाज शरीफ की वापसी की भी बड़ी बातें हो रही हैं। जावेद साहब कुछ और कहते हैं, एहसन इकबाल साहब ने ऑल्दो कह दिया कि जनाब मुझे तो नहीं पता कि सितंबर में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब बारहा उनकी वापसी की बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और मुझे भी नाअहल कर देंगे और साजिश हो रही है। तो ये अगर मियां साहब वापस आते हैं तो इसमें साजिश कौन सी नजर आ रही है इमरान खान को? क्योंकि इमरान खान जो है मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में पंजाब में दंदनाते फिर रहे हैं। शहबाज शरीफ कोई बहुत बड़े पंजाब के कायद नहीं है। मरियम नवाज के ऊपर अपनी लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशन यही है कि शहबाज शरीफ उनको पार्टी में वो मरकजियत नहीं देते जो उनको मिलनी चाहिए। जब नवाज शरीफ आएंगे तो ये तमाम चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। इमरान को इसका खदशा है। और अगर इस दौरान डिस्क्वालिफिकेशन का वो अमल जो आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नवाज शरीफ के साथ कोई तलक नहीं है, अगर वो वाकईतन अपने नतीजे पर पहुंचता है तो इमरान खान के लिए दोहरी मुसीबत होगी, डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार और उनका जो मेन पॉलिटिकल राइवल है उसकी वापसी पंजाब में। जाहिर है वो तो उसको कॉन्स्पिरेसी कहेंगे। अच्छा तल साहब, फाइनली पंजाब हुकूमत के जो लोग PMLN के जो लोग हैं वो इस्लामाबाद भाग रहे हैं, बाकी जो हैं वो लाहौर भाग रहे हैं बचने के लिए। तो ये अरेस्ट वगैरह, ये इंतकाम, ये सारी लड़ाइयाँ कब ख़त्म होंगी? डू यू सी इट एवर सीजिंग? देखें जी, जब तक ये डिवीजन की सियासत जारी रहेगी जिसका लीड कैरेक्टर जो है वो इमरान खान साहब खुद है, जब तक हड़बौंग की सियासत जिसका लीड कैरेक्टर इमरान खान खुद है, वो अपना काम इसी तरीके से करते रहेंगे, ये चीजें जारी रहेंगी। एक तरीका तो ये हो सकता है कि तमाम असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएं और नए इंतखाबात हो जाएं, लेकिन इमरान खान वो भी नहीं करना चाहते, ना KP की असम्बली डिसॉल्व करना चाहते हैं, ना पंजाब के और मरकज में इंतखाबात कराना चाहते हैं। तो मुख्तसरन ये हुमा और अब्दुल्ला कि ये फिलहाल यूं ही चलता रहेगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका सीनियर साहब तजज़िया का। तलत हुसैन साहब, थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस, हैव अ गुड डे। अभी हम आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उन्होंने और मियां साहब की वापसी का भी बताया था, तो उनसे ज़रा पूछ लेते हैं दोबारा से। जावेद साहब, आपने कह दिया कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी का मतलब वैसे क्या हम समझ लें कि बस अब इलेक्शन का फैसला कर लिया है और इलेक्शन करीब हैं इसलिए वो वापस आ रहे हैं? एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं उन्हें तो कुछ नहीं पता। देखें, जब मैंने पहले कहा था कि दिसंबर में नवाज शरीफ आ रहे हैं तो उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर लगा हुआ था और इसको लगाने वाले जो थे वो खामोश थे और ये बात कर रहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान लाए जा रहे हैं और एक हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। जब वो ये बात करता था तो आज फिर ये कह रहा है कि सितंबर में वो आ रहे हैं, जबकि वो सितंबर में आ रहे हैं। उस वक्त इसने रुकावटें खड़ी की क्योंकि लाडला था और लाडले ने जिन्होंने लाडला इसको बनाया हुआ था उनके ज़रिए रुकावटें इसने खड़ी की। मगर आज ये ज़रूर बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ सितंबर में इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहे हैं और हम कोई रुकावट रहने नहीं देंगे और किसी तौर पर भी बेगुनाह नवाज शरीफ को जेल में नहीं जाने देंगे, इसलिए कि अगर 10 रुपये का अकाउंट शो ना करने पर दर्जनों अरकान असम्बली नाअहल हो सकते हैं, तो अरबों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में होने पर भी और साबित होने पर भी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इस इमरान खान को, जो चोर भी है, डाकू भी है, लुटेरा भी है, नाअहल क्यों नहीं किया जा सकता? क्या आज भी इसको कोई फैसिलिटेट कर रहा है? क्या आज भी कोई इसको सहूलत दे रहा है?
जावेद लतीफ़ साहब, खान साहब ने ये दावा भी किया है कि नवाज शरीफ की वापसी के साथ नाअहली ख़त्म कराने की डील ऑफ़र होगी, लेकिन मैं डील एडवांस में ठुकरा रहा हूँ। तो ये भी सारी बातें हुई हैं। तो आप अभी लंदन से वापस आए हैं, क्या हुकूमत या मुस्लिम लीग नून के तहरीक इंसाफ या खान साहब से कोई बैकडोर राब्ते हैं जिनके ज़रिए ये पैगाम दिया गया हो? ये मुनासिब ही नहीं है कि इसका मुआवजा नवाज शरीफ से किया जाए। उसकी वजह कि एक तरफ फैसला ये आ रहा है कि बेटे से 10,000 की तनख्वाह नहीं ली, ना लेने पर भी नाअहल कर दिया जाए, और जो बंदा करोड़ों अरबों रुपए का साबित हो चुका उसकी ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में, खुद उसको ऑपरेट करने वाला, खुद दस्तखत करने वाला, उसको नाअहल ना किया जा सके। वो आज भी सादक और अमीन, और सादक और अमीन सिर्फ़ और सिर्फ अंबिया इकराम हैं। सादक और अमीन कोई इंसान नहीं हो सकता। और बदकिस्मती ये देखें कि साकब निसार का सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है कि ये सादक और अमीन है। बदनसीबी है इस कौम की कि जो साजिशें पाकिस्तान में होती आई, वो साजिश का मरकज़ी किरदार इमरान खान है। असल में इसका चेहरा बेनकाब होने वाला है, लोग समझ रहे हैं, और ये भी जानता है कि अब इसके दिन पूरे हो चुके हैं, ये बेनकाब होने वाला है। इसलिए ये कभी कहता है साजिश हो रही है, कभी इसके ख़िलाफ़ जो फैसले आने वाले हैं ये बिफोर टाइम उन लोगों को कंट्रोवर्शियल करने के लिए, उनको मुतनाज़ा करने के लिए ये इस तरह की गुफ्तगू करता है। अब ये गुफ्तगू चलने वाली नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियाँ जावेद लतीफ़। मियाँ साहब आते हैं तो वक्त बताएगा। इससे पहले भी बहुत से महीने, बहुत सी तारीखें हो चुकी हैं। Let's talk some cricket। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान पहला वनडे आज से शुरू हो रहा है, और शाहीन शाह अफरीदी की जगह नसीम शाह प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, और उनके अलावा शादाब खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज़ और जाहिद महमूद भी टीम में शामिल हैं। और जबकि इमामुल हक, फ़खर जमान, बाबर आजम ऑफ कोर्स और मोहम्मद रिजवान भी एक्शन में नजर आएंगे। नीदरलैंड कदरे आसान हरीफ है, लेकिन क्योंकि वो होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं इसलिए सर्टनली पाकिस्तान को जीतने के लिए थोड़ा जोर तो लगाना होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा। सीरीज़ के तमाम मैच पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं। सिकंदर, हमें कोई टेंशन तो नहीं होनी चाहिए? मतलब हु हैज़ इवन हर्ड ऑफ नीदरलैंड्स इन क्रिकेट? देखिए, उनका रैंकिंग में 13th नंबर है, मगर देखें होता ही है कि हर सीरीज से हमने कुछ हासिल करना होता है। इस किस्म की जो सीरीज होती है कि पूरी दुनिया की टीमें इस ऐसी सीरीज से बच्चों को प्रोजेक्ट कर तो एक्सपोजर को ढूंढती हैं। अभी आप के नाम लिए कभी ये लड़के शायद खेल सकते हैं, तो विल वेट चांस। सिकंदर, कैन वी कनेक्ट यू अगेन? सिकंदर, आप यहीं रहिएगा, हम आपसे दोबारा रब्ता कर रहे हैं। आपकी आवाज़ मुसलसल डिस्टॉर्ट हो रही है, और ऐसी सीरीज़ में हमने कुछ हासिल करना है कि बहुत सारे लड़के जिनको हम आजमा सकते हैं, जिनको हम वक्त दे सकते हैं, जिनको हम ट्राई कर सकते हैं, क्या हम वो सब कुछ कर रहे हैं? ये हम पूछना चाहेंगे। अच्छा, ये जो मैं कह रही थी ना कि नीदरलैंड्स के मतलब हमें तो बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें हर मैच में टेंशन होनी चाहिए और हमें इसी तरह खेलना चाहिए। दैट वी नीड टू डू आवर बेस्ट रिगार्डलेस, एग्जैक्टली, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अगली टीम कितनी एक्सपीरियंस्ड है या रैंकिंग्स में किस नंबर पे आती है। दैट शुड नॉट मैटर। हम कितना बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, मेरा ख्याल है ये हर मैच एक मौका होता है। हमारी रैंकिंग तो आपको पता ही है, फिर जो भी इंटरनेशनल सीरीज़ है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है हमारी रैंकिंग्स पे और हमारे इंडिविजुअल लड़कों की परफॉर्मेंसेस पे। फिर हमें बहुत सारा मौका मिल जाता है ऐसी सीरीज़ में अपने लड़कों को आजमाने का। और फिर एग्जैक्टली कलेक्टिवली तो एक बात होती है एज अ टीम, लेकिन इंडिविजुअली प्लेयर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी एक देखने का मेरा ख्याल है मौका मिलता है। जगह बड़ी अच्छी है भाई नीदरलैंड्स, मौसम भी ठीक ठाक किस्म का है। और अच्छा सिकंदर, आप कह रहे थे ना कि ना हमें इस तरह की सीरीज़ से पर्टिकुलरली बहुत मौका मिलता है सीखने का, लड़कों को ट्राई करने का, आजमाने का, उन लोगों को चांस देने का जिनको हम बड़ी सीरीज़ में प्रॉब्ली उस तरह से नहीं चांस दे सकते। ज़रा देख लें, तो हम वो सब कुछ कर रहे हैं क्या, आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहे। अब आप देखें ना, पूरी टीम वैसी की, मगर आपने अभी टीमों के नाम लिए कि जाहिद खेलने वाला है, दूसरे लड़के जो नए हैं वो खेलने वाले हैं, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग कि अगर उनको वो खिलाते हैं
तो ये एक थोड़ी सी तब्दीली होगी, मगर ये कि देखें शान मसूद, साउद शकील, कामरान गुलाम, ये वो सारे लड़के हैं कि जो बेचारे सारे वक्त परफॉर्मेंस करते रहते हैं। हमारा जो अभी क्रिकेट बोर्ड का जो इम्तिहान आने वाला है, मैं बोलूँगा पाकिस्तान टीम का नहीं, क्रिकेट बोर्ड का जो इम्तिहान आने वाला है वो एशियन गेम्स एशिया कप है। एशिया कप में 2 तो राउंड के हम मैच खेलेंगे भारत के साथ, फिर अगर हम इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर फाइनल भी उनके साथ होगा। तो ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान होगा। अगर खुदा ना करे रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बहुत आवाज़ें उठेंगी और फिर उनकी जो कहते हैं ना तख्ता उलटने के चांस बन जाएंगे। तो ये जो डू एंड डाई वाली सीरीज़ होगी एशिया कप में हो, तो इस लिहाज से हो सकता है वो चांस ना ले रहे हो, मगर ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया वाले तो 6 लड़के नहीं खिलाते और फिर वो वर्ल्ड कप भी जीत के चले जाते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा। तो ये सीरीज़ मेरे हिसाब से इस लिहाज से ज़ाया हो रही है कि हमने नए बच्चों को चांस नहीं दे रहे। एक मासूम सी टीम है, उनके जो मेन प्लेयर हैं वो भी जो है बाहर खेलने गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को नए बच्चों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए था, मगर अब देखते हैं। अच्छा, आप किसको ट्राई करना चाहिए था? जब हम ये बात करते हैं कि नए बच्चों को ट्राई करना चाहिए था, तो सवाल ये आता है, आपके जहन में हैं कुछ नाम के हाँ जो इस स्क्वाड का हिस्सा हो सकते थे? देखो, शान मसूद इतने रन्स कर रहा था काउंटी में, आपने उसको वहां से बुला लिया, बुला के आपने 2 महीने 3 महीने अपने साथ रखा, एक मैच नहीं खिलाया। उस बेचारे के ना वहाँ अच्छे खासे पैसे बन रहे थे, वो रन्स कर रहा था, उसके रिकॉर्ड्स बन रहे थे, वो भी ज़ाया करा दिया आपने। अब वो दोबारा खेलने उधर चला गया। आप उसको मिडल ऑर्डर में ट्राई तो कर लें। कई टीमें होती हैं जो अपनी टीम में अपने 11 के इसमें 2-2 3-3 विकेट कीपर खिला देती हैं। बावक्त ज़रूरत जब वो एक अच्छी फॉर्म में है कोई बंदा, तो आप उसको खिला देते हैं। तो आप उसको ट्राई कर लेते। कामरान गुलाम ने पिछले साल नेशनल रिकॉर्ड किया, उसका तो जिक्र भी नहीं होता बेचारे का, वो किधर चला गया। साउद शकील को खिलाते खिलाते उसको भी फारिग कर दिया। हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत सेंसिटिव, और हमने नए बच्चे आपके पास है ही नहीं ना। आप जब ट्राई आउट करते हैं तो नए बच्चे आते हैं, वो है ही नहीं आपके पास, तो वो कैसे आप किसको ट्राई करें? आप एशिया कप में देखें कि आप इफ्तिखारी को खिलाए जा रहे हैं, आप वही आसिफ है वहाँ पर, वही हारिस है। तो अब एक नया लड़का जो इस टीम में है वो हारिस विकेट कीपर है, क्या रिजवान को बिठाकर आप उसको खिलाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो मैं देखूंगा आज या कल की जो मैचेस होंगे परसों, तो हम देखेंगे कि वो उसको भी चांस देते हैं नहीं देते हैं। तो ये बच्चे हैं। अब जाहिद महमूद का आपने नाम लिया, बिल्कुल वो राइट आर्म लेग स्पिनर है, आप खिलाएं उसको। शादाब को बिठाएं, उसको खिलाएं। शादाब भी पक्का लड़का है ना वो। अच्छा सिकंदर, चलें, ये तो ऑब्वियसली आज मैच है, वील गेट टू सी अ लॉट ऑफ क्रिकेट एंड ऑफ कोर्स हु परफॉर्म्स वेल। ये रॉस टेलर के इंकशाफात जो हैं किताब में उनके आए हैं, उसमें भी थोड़ी सी अपनी आईपीएल से मुताल्लिक, हाँ आईपीएल से मुताल्लिक, क्योंकि आईपीएल के डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर की तो हमेशा से ही बातें हो रही हैं। तो अब तो उन्होंने किताब में भी लिख दिया बहुत कुछ कि उनको थप्पड़ छप्पड़ भी मारे गए बाय द ओनर ऑफ राजस्थान रॉयल्स। तो ये क्या कहानी है? ये देखिए, वो हमारे जो साबिक प्राइम गुलाम, तो आईपीएल ने हर एक को गुलाम बना दिया। यानी कि पैसे की इतनी उनके पास मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो जितना चाहे वो पैसा मिलियन डॉलर दे देते हैं। तो वो मिलियन डॉलर दे देते हैं तो खरीद। मैं खुद सुन के और कि क्या भी हो सकता है कि कोई किसी को थप्पड़ मार दे, क्या परफॉर्मेंस नहीं बात। और ये सारी बात भारत में ही होते हैं। आपको याद हो हरभजन सिंह ने भी एक लड़के को थप्पड़ मारा। राइट सिकंदर, सॉरी वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद यही वजह है कि रॉस टेलर भी अपनी रिटायरमेंट के बाद ये किताब लिखी और बोले, और वाइल उस वक्त तो खेल रहे थे एंड ही वाज मेकिंग मनी, बट एनीवे वील सी यू टुमारो।